लानत है, लानत है, लानत है ऐसी हुकूमत पर कि जो आटे के पैसे भी हाथ में और थाला गिरने से 3 आदमी मर गए। शहबाज ये हुकूमत चलाना चाहता है, नवाज शरीफ पुराने बयानिए पे जाना चाहता है। हर जगह वो खुद इस 8-10 दिन की बीमारी के बाद इलेक्शन शबाब पे होगा और सीखों पे इनका कबाब होगा। ये भी 300 का होने जा रहा है और पेट्रोल भी 300 का होने जा रहा है। प्रोग्राम में मैं आपके ये कहना चाहता हूं, देखना ये है कि सबकत कौन लेके जाता है। डॉलर 300 का पहले होता है या पेट्रोल पहले 300 का आता है? सर जी, मुल्क को ये ठुस करने जा रहे हैं, एक लड़ाई की फजा बना रहे हैं ताकि इलेक्शन ना हो, कोई और हो जाए, झाड़ू फिर जाए। दूसरी दफा हाथ फेर कर कहता हूं कि अगर देखें अब ऑप्शन क्या है शेख साहब, देखिए जो लोग इमरान खान को करने की जरूरत की तो मेरा नाम शेख रशीद नहीं शहबाज शरीफ रख देना। लोग जले बैठे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप बोल न्यूज़ देख रहे हैं। मैं इमरान रियाज खान हूँ। मेरे साथ पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी शख्सियात में से एक जनाब शेख रशीद अहमद साहब मौजूद हैं और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह भी हैं, साबिक वफाकी वजीर भी रह चुके हैं। अभी हाल ही में इनका इस्तीफ़ा भी मंजूर हुआ है और ज़िमनी इलेक्शन भी इनके हल्के में आ रहा है। और शेख साहब से क्योंकि सवालात तो बहुत सारे हैं, डायरेक्टली शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच शेख साहब टाइम देने के लिए। सबसे पहले साहब ये बताइए कि 35 रुपए का इजाफा पेट्रोल पे और डीजल पे, और उसके ऊपर खबर ये कि मजीद ऐसे फैसले करने पड़ेंगे। शेख साहब, आम आदमी कैसे जिएगा? मैं सीरियसली आपको कह रहा हूं कि महंगाई के ऊपर सियासतदान सियासत करते हैं, लेकिन ये क्या है? 35 तोपें मारी गई, 35 तोपों की सलामी दी गई है, अभी और देनी है। इसी फरवरी में फैसला हो जाएगा कि डॉलर पहले 300 का होगा या पेट्रोल पहले 300 का होगा। गरीब आदमी मर गया है। मैंने जिंदगी में इतने दिनों से आसम मनीर साहब आए हैं, कभी रिक्वेस्ट नहीं की। पहली दफा इमरान रियाज के प्रोग्राम में कह रहा हूं कि खुदा के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब इलेक्शन का इनको कहें। मुल्क जल रहा है, मुल्क मर रहा है, मुल्क में तबाही है। 9 तारीख को इन्होंने गरीब को ज़बा खाने में फेंक देना है, लात पांव बांध के। जब गरीब बाहर निकलेगा तो फौज और अदारों के खिलाफ नहीं निकलेगा। फौज और अदारे उसको जान से अजीज हैं। इन कम ज़र्फों, कम अक्लों, ज़हनी पस्ती के शिकारों, चोरों, डाकुओं, मनी लॉन्डरों, बेईमानों और रात के अंधेरों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ निकलेगा और जरूर निकलेगा। मैंने तो 100 दिन दिए हैं, मुझे तो फरवरी ही भारी नजर आ रहा है। मुझे तो फरवरी में ही कट्टी कट्टा जो है हो जाएगा। गरीब जो है मर रहा है, आटे के पैसे हाथ में पड़े हैं, थैले से 3 आदमी मर गया। लानत है, लानत है, लानत है ऐसी हुकूमत पर कि जो आटे के पैसे भी हाथ में और थाला गिरने से 3 आदमी मर गए। ये है इनकी पेशबंदी। शेख साहब, लास्ट टाइम वो खुद नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि ओगरा कोई बेहतर तजवीज लेकर आए। नवाज शरीफ साहब कह रहे थे ओगरा कोई बेहतर तजवीज लेकर आए। इस मर्तबा तो ओगरा वालों को बताया कि खुद ही कीमत बढ़ा दी है। मेरा यकीन है कि उन्होंने नहीं बताई होगी। शहबाज और नवाज 2 पार्टी हैं। शहबाज ये हुकूमत चलाना चाहता है, नवाज शरीफ पुराने बयानिए पे जाना चाहता है। शहबाज जूतों के बल, लेट के कोनियों के बल अपने इक़्तिदार को दवाम चाहता है। उसने अपने केस ख़त्म कराए हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में नैब का फैसला होना है। आज इमरान खान साहब ने फैसला कर दिया है कि सारे ज़िमनी इलेक्शन वो खुद लड़ेंगे। तमाम 33 की 33 सीटों पर इमरान खान खुद कैंडिडेट होंगे। जो कैंडिडेट हैं वो कवरिंग कैंडिडेट होंगे। लग पता जाएगा पुत्रों, हर जगह वो खुद इस 8-10 दिन की बीमारी के बाद इलेक्शन शबाब पे होगा और सीखों पे इनका कबाब होगा। इनकी सियासी तिक्का बोटी होगी। इमरान खान इस कैंपेन को खुद ऐड करेगा और सूबों की असम्बलियां ये इलेक्शन नहीं करा रहे। मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के लिए सुप्रीम कोर्ट में गया हूं, ये भी जाऊंगा और इंशाअल्लाह 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलेगा, जिसमें से 75% वोटर जो है वो इमरान खान का है। ये इलेक्शन से फरारी हैं हजूर। ये इलेक्शन का मुंह नहीं करना चाहते, ये इलेक्शन का रुख नहीं करना चाहते। ये 77 वज़रा कफ़ायत शारी की दुनिया में बेहतरीन मिसाल। ये खैराती मांगने जाते हैं, हाँ जी, तो वो कहते हैं यार अपनी हालत तो ठीक करो।
और इमरान रियाज साहब, आपके प्रोग्राम में एक और बात कहना चाहता हूं, मेरी गलती हो, अल्लाह मुझे माफ करे, कौम IMF की शराइत देखना चाहती है। हम अपने अदारों पर कोई बात नहीं आना देना चाहते, हम अपनी खुद मुख्तारी पे कोई बात नहीं आने देना चाहते, हम अपने एहसासों पे कोई बात नहीं आना चाहते। और मुझे पूरा यकीन और उम्मीद है कि हमारी अजीम फौज इस बात पर कायम है। ये ना हो कि श्रीलंका का फर्स्ट शॉट यहाँ टेलर चलना शुरू हो जाए। ये तो भागेंगे, मरेंगे, जलील होंगे। वो तो अमेरिका से नहीं आएगा। एक नाश्ता जिस पर मैं भी गया हुआ हूँ, मुराद अली शाह भी उस पर बैठा हुआ है। हराम है अमेरिकन सदर नीचे किसी को देखता भी है, हराम है अमेरिकन सदर नीचे वो ब्रेकफास्ट जो होता है वो नीचे देखता भी है। उसी टेबल पे बेनज़ीर शहीद भी थी और मुराद शाह साहब भी थे, मैं भी था। एक लोगों का जुमा बाजार लगा होता है और हकीकत इमरान खान की जान को खतरा है। हकीकत में शेख साहब आपने एक बात की, मैं वहां जाता हूं आपको लेकर, मैं आपको वहां ले जाता हूं। एक मिनट पहले शेख साहब ये बताएं कि आपने कहा कि IMF की शराइत कौम के सामने रखी जाएं, आपके शकूक क्या हैं उसमें? मुझे शकूक ये हैं कि IMF की एक शराइत वो है जो आवाम के सामने रखी जाएंगी, एक वो है जो चिलमन के पीछे होंगी, जो पर्दे के पीछे होंगी, जिसके पीछे सारी इंटरनेशनल एजेंसियां हैं, जिसके पीछे डोनर हैं। देखिए मैं ऐसी बात नहीं कहना चाहता, सब समझदार कौम है। अब लोग मेरे से आगे जा चुके हैं, हर बंदे की जेब में टेलीफोन है। ये हमारी अजीम फौज की ताकत और उसकी जो अजमत है, जो उसका इमेज है, उसको नुकसान पहुंचाना इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा है और IMF उसमें शरीक है। शेख साहब एक खबर छपी है और खबर यह कहती है कि इसहाक डार नवाज शरीफ साहब को मिस गाइड करते हैं इकोनॉमी के मामलात पर। क्या आपको इस खबर पे यकीन आता है? और डार साहब और नून लीग, यानी ये मिफ्ता इस्माइल को तो चलो काम चल जाता था कि उनको बुरा भला कह दिया कि मिफ्ता की वजह से नून लीग को नुकसान हो रहा है, बाहर का आदमी है। इसहाक डार तो घर के आदमी है, उनकी अगर पार्टी इसहाक डार के खिलाफ हुई तो इट मीन्स के नवाज शरीफ को इसहाक डार के खिलाफ या तो एक्शन लेना पड़ेगा या फिर पार्टी के अंदर आपके सामने सिचुएशन। सर जी, इसहाक खान से इनकी लड़ाई क्यों शुरू हुई, मैं आज कौम को आपके प्रोग्राम में बताना चाहता हूं। मैं मिनिस्टर इन्वेस्टमेंट था, इन्होंने मुझे हटा के मुझे और तरफ मिनिस्टर इंडस्ट्रीज भेज दिया। मेरे बाप का तो कोई कारखाना नहीं था, इसको मिनिस्टर इन्वेस्टमेंट ले आए। इसहाक खान ने कहा कि भी शेख रशीद ने तो किसी से बैंक से कर्जा लेना और देना नहीं था, आप अपने मुंशी को, एग्जैक्ट यही लफ्ज कहा कि अपने इत्तेफाक फाउंड्री के मुंशी को ले आए और जिस आदमी को इंडस्ट्री की समझ नहीं है, जिसका कोई कारखाना नहीं है, उसको आपने इंडस्ट्री मिनिस्टर लगा दिया है। आज खुदा को गवाह बना के कहता हूं कि ये टेम्परिंग का माहिर है। जब मुशर्रफ आए, इसने टेम्परिंग करके IMF को गलत फिगर भेजी गई थी। एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, अभी मैंने ट्विटर शुरू किया, मैं तो बंद करना चाहता था, लंदन में गया तो लोगों ने कहा शेख जी बंद ना करना। आप इमरान रियाज साहब कैलकुलेट करके निकालें कि हमने कितना जुर्माना मुशर्रफ ने इसकी टेम्परिंग की वजह से IMF को अदा किया। वो ये वाहिद पाकिस्तान मुल्क है जिसके वजीर खजाना के गलत आदादो शुमार देने पर हमें जुर्माना हुआ था, ये आप ठीक कह रहे हैं। एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं कितना जुर्माना, लेकिन ये मैं जानता हूं कि जुर्माना इनकी वजह से हुआ था। सर मैं आपके सामने कह रहा हूं, मैं मिनिस्टर था उस कैबिनेट में, मैं नहायत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कितने मिलियन डॉलर हमें जुर्माना हुआ, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं, आप करें। और एक और अपना मेरे मुंह में खाक बात कहने जा रहा हूं, मेरे मुंह में खाक के ये जहां नोट छपते हैं सारे मेरे सपोर्टर हैं बेचारे, मुंह काले हुए हैं, हाथ काले हुए हैं। वो कह रहे हैं शेख साहब इतने वोट छाप रहे हैं कि हाथ मुंह काला हो गया, मशीना नू ग्रीस भी नहीं दी जा रही और मशीना थक गई हैं और UAE में 5000 का नोट नहीं लिया जा रहा। कह रहा है ऐसे नोट भी निकल रहे हैं जिस पर नंबर नहीं लिखा हुआ। दुबई में 5000 का पाकिस्तान का नोट जो कि डालों में इन मेंबरों को खरीदारी के लिए सिंध हाउस में दिया गया और फैसलाबाद वालों ने कहा नहीं हमें डॉलर चाहिए, बड़े सियाने थे, उनको पता था डॉलर महंगा होने जा रहा है। ये सारा माहौल, मैं अगर आपके प्रोग्राम में कहूं तो आप रोज कह रहे हैं कि कारखाने बंद हो गए, फैसलाबाद बंद हो गया, तरसीलात बंद हो गई। आप जनाब अली 3 इशारिया कुछ रह गए हमारे रिजर्व,
और हमारा डॉलर जो है 270-80 ये 300 का होने जा रहा है इसी महीने में, जनवरी फरवरी के महीने में ये भी 300 का होने जा रहा है और पेट्रोल भी 300 का होने जा रहा है। प्रोग्राम में मैं आपके ये कहना चाहता हूं, देखना ये है कि सबकत कौन लेके जाता है, डॉलर 300 का पहले होता है या पेट्रोल पहले 300 का आता है। और ये सियासी जनखे बैठे हुए यहाँ पे कौम का मजाक उड़ा रहे हैं और यहाँ पे पंजाब में ऐसे लोगों को लाया गया है जिनका ना मुंह है ना मत्था है, जिन्होंने क्या करना है और जिनकी सियासी औकात क्या है। शेख साहब, मुझे खुद मुनस ने कहा कि हमारे दोनों भाइयों को लड़ाने वाला मुनस है, उसके खिलाफ भी मैं सुप्रीम कोर्ट में गया हूं। सर जी, मुल्क को ये ठुस करने जा रहे हैं, मुल्क के लिए एक लड़ाई की फजा बना रहे हैं ताकि इलेक्शन ना हो, कोई और हो जाए, झाड़ू फिर जाए। हमारे लोग अपने लोगों, अपनी आर्मी और अपने इदारों से लड़ने नहीं चाहते, हमारे लिए सर आंखों पर है, इनको अब छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि भूख है हमारे घरों में। मैं आपको खुदा को गवाह बना के कहता हूं, कहो तो कलमा भी पढ़ सकता हूं कि मेरे लिए सियासी मौत है कि मैं कब्रिस्तान जाता हूं, वहां लिखा हुआ है अगर आपके पास जहेज और कफन के पैसे नहीं है तो इस नंबर पे फोन करो। मेरा दिल करता है कि या अल्लाह ये कब्र ही फट जाए, मैं चला जाऊं, कि जहां मैं 16 दफा वजीर रहा हूं उसके हल्के में लोगों के पास जहेज और कफन के जो कफन और कब्र के पैसे नहीं है। अब कौन कर रहा है? हमारे यहाँ सवा महीने लोग बैठे थे महलों में, हम रवायती लोग हैं, माँ बाप के मरने के बाद हम 40 दिन फूड़ी पे बैठते थे, लोग 3 दिन बैठना भी अफोर्ड नहीं कर रहे। जनाजों के बाद ऐलान कर रहे हैं जी कि आपकी बड़ी मेहरबानी, आप सारे आ गए, सारे अफसोस आ गए, हम माजरत खाएं, हमारी मसरूफियात हैं, हम अफसोस पे नहीं। ये मेरे शहर का वाक़या है। मैंने 15 दिन इमरान रियाज लाल हवेली से ऐलान किया है, जो कोई चीज़ छीनता है उसको दे दो, लेकिन ये नौजवान मोबाइल फ़ोन नहीं देते, इस पे लड़ाई होती है और मर जाता है। पैसे दे देते हैं, हर घड़ी दे देते हैं, मोटरसाइकिल दे देते हैं, मोबाइल फ़ोन नहीं देते। और मैं इनको कहता हूँ बंदे खुदा मोबाइल फ़ोन भी दो, जान छुड़ाओ। पता नहीं क्या हो गया नौजवान को, मोबाइल फ़ोन पे ये लड़ रहे हैं, मोबाइल फ़ोन नहीं दे रहे, इस पे वो मारे जाते हैं। ये मुल्क का हाल है। शेख साहब, मरियम नवाज की एक नए ओहदे के साथ वापसी, इंसानों के साथ वो बंद है। मरियम नवाज की एक नए ओहदे के साथ वापसी और पीएमएलएन की सीनियर क़यादत के अंदर बेचैनी, और उसके बाद जो उनका इस्तकबाल है वो इंतहाई मायूस कुन, यानी इतना मायूस कुन इस्तकबाल के जिन लोगों को लाया गया था उनकी दिलचस्पी भी नहीं थी। तो शेख साहब, पीएमएलएन को क्या सिचुएशन नजर नहीं आ रही कि उनके साथ हुआ क्या है इन फैसलों के बाद? देखें, ये 2 हो चुकी हैं। शहबाज शरीफ कंटिन्यू करना चाहते हैं, इमरान खान से मुकाबला नहीं करना चाहते। मुझे खुद पाकिस्तान के सबसे बड़े ऑफिसर ने कहा सीढ़ियों पे प्राइम मिनिस्टर के, जब असम्बली अगले दिन टूटने जा रही थी, मैंने उनसे अर्ज की सर ये इलेक्शन करा देना। उसने कहा हम तो कराने के लिए तैयार हैं, आसिफ जरदारी नहीं मान रहा। आसिफ जरदारी क्या चाहता है? यहाँ दुल्हन और दूल्हे की लड़ाई है। आसिफ जरदारी अपने दूल्हे को लाना चाहता है और नवाज शरीफ अपनी दुल्हन को लाना चाहता है। वो इस मुल्क का सत्यानाश करने जा रहे हैं। और ये हकीकत है कि इमरान खान को मरवाने के लिए उसने पड़ोसी मुल्क की एक दहशतगर्द तंजीम को पेमेंट की है। और मैंने उससे ये कहा कि आप आसिम मनीर साहब को टेलीफोन करके आप इब्तिदा करें और उनको बताएं कि ये बंदे हैं, ये तंजीम है, ये पेमेंट हुई है और इसका नोटिस लिया जाए। और वो उल्टा ले गए कि हमारी जान को खतरा। तुम्हारी जान को क्या खतरा है? खुसरों के घर औलाद कब हुई है बिलावल साहब? हिजड़ों के घर तो औलाद नहीं होती, वो धमाल ही डालते रहते हैं, वो धमाल ही डालते जा रहे हैं। लंदन जा रही हैं, इस इल्जाम में अब यानी ये इन्फॉर्मेशन भी थी कि इमरान खान साहब को कोई 48 घंटे पहले ये बताई गई इन्फॉर्मेशन, उन्होंने वेरीफाई की, अपने लोगों से रब्ता किया और इनसाइड इन्फॉर्मेशन है जरदारी साहब को लेकर। लेकिन क्या इमरान खान साहब को यह कहना चाहिए था और इसके नताइज क्या होंगे और आप इसको कितना सच समझते हैं? मैं 100% समझता हूं सच। मैंने उनसे गुजारिश की थी कि हम ये बात कर लेंगे, आप ना करें, लेकिन हसास मसला इतना ज़्यादा है कि अगर उन्होंने कैंपेन करनी है, क्योंकि पीटीआई में अकेला इमरान खान ही है, पीछे तो सारे मेरी तरह ही हैं। मैं तो एक सीट की सियासत करता हूं पिछले 60 साल से, 60 साल से एक सीट की सियासत करता हूं
और मैं पाकिस्तान के उन सियासी वर्करों में हूँ, इमरान रियाज साहब, जो बाचा खान के साथ शुरू हुए और बुगटी के साथ और मादर मिल्लत के साथ और बजिंजो के साथ और अरशकजई के साथ, इन हिजड़ों के साथ मुझे निभा करना पड़ेगा। ये सियासी हिजड़े जो ना कुछ कर सकते हैं, सिर्फ धमाल डाल सकते हैं। अमेरिका इस दफ़ा महीने में 3, आप इनके दौरों के खर्चे का बोल्ड टीवी पे एक दिन प्रोग्राम करें कि इन्होंने कितना खर्च किया, ये जहाज किनके हैं और ये जहाज कौन इस्तेमाल कर रहा है और क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं, और 4-4 हज़ार डॉलर पर डे के होटलों में ठहरे और वहां इनकी एक्टिविटी क्या है, ये भी पता कर ले जरा। बाबा, ये इस मुल्क की जिंदगी और मौत, खुद सैयद आसम मुनीर ने नेवल हेडक्वार्टर में कहा कि मुल्क नाजुक तरीन मोड़ पे आ गया है। खुद सैयद आसम मुनीर ने कौमी सलामती की मीटिंग में कहा है कि मजबूत मईशत ही कौमी सलामती की, ये मैं अपना अल्फाज नहीं दोहरा रहा, शेख रशीद नहीं कह रहा, न्यूक्लियर पावर के आर्मी चीफ कह रहा है कि कौमी मईशत का इस्तेकाम ही मुल्क की सलामती की जमानत है। आगे लगो, फिर ये इस्तेकाम है, ये इस्तेकाम है हुजूर के लाइनें लगी हुई हैं 35 रुपए बढ़ा के भी। हम अपने लिए, मैं ये नहीं कहता कि हुकूमत को बहरान है, हम लाल हवेली जाते हैं तो लोग कहते हैं जी ताड़ा की है, ताड़े कोल ते फर्स्ट क्लास गड्डी है शेख साहब, साढ़ा 2 किलोमीटर ते रिजर्व लग जाता है मोटरसाइकिल। ये मुझे कहते हैं लोग, बिल लेके आते हैं जी 17,000 बिल आ गया। मैं इमरान रियाज के प्रोग्राम में खुदा और रसूल का वास्ता दे के मुतालबा करता हूं कि गरीब आदमी की बुनियादी तनख्वाह 50,000 रुपए कर दी जाए। वो दुआई खुदा की, वरना वो चोरी करेगा। वो तनख्वाहें कम करने की बात कर रहे हैं। अभी जो शहबाज शरीफ साहब ने कमेटी बनाई है वो कह रहे हैं सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें कम की जाएं। 10% कर दी हैं आपकी इतला के लिए। जो पिछली महीनों की तनख्वाहें मिली हैं उसमें से 10% कई महकमों के कम मिली हैं और कईयों को 2-2 महीने की मिली नहीं है, और नोट धड़ाधड़ छप रहे हैं। और कुछ खबरों के मुताबिक कई सफारत खानों में जो सफारतकार या उनका अमला काम कर रहा है उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही, उनको किराए के मकानात खाली करने के नोटिस हो गए हैं और कुछ लोग जो है वो अपने रिश्तेदारों के घरों में शिफ्ट हो गए हैं। शेख साहब, ये वक्त कभी आपने अपने पूरे सियासी करियर में पहले देखा है पाकिस्तान में या पाकिस्तानियों के लिए? मैंने आपको इतनी बड़ी भाई समझ के, आप मेरे बच्चों की जगह छोटे हैं, मैंने अपनी जिंदगी में अपने आप को इस तरह, मेरे हाथ से हल्का जा रहा है खाना जंगी की तरफ, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। जब ये शुरू हो जाएगी, पूरे पूरे मोहल्ले के मीटर रात को काट के ले जाते हैं और लोहे में बेच रहे हैं। माँ बच्चे का अस्पताल बनाया, सारा सरिया काट के कोई ले गया है। पूरी पूरी गली के 5-5 हज़ार रुपए की बड़ी लाइटें लगाई हैं, वो 70-80 लाइटें रात को उतार के ले जाते हैं। दूध वाला, सुबह अजान के वक्त दूध मिलता था हमारी महलों में, निहारी पे, निहारी वाले कहते हैं जी शामी निहारी लाया जाया करो, पाए वाला कहता है जी सुबह शेख साहब हालात बड़े खराब हैं, राती बंदे नू भेज दिया करो। ये तो हाल है कि नाश्ता सुबह मिल रहा है, सुबह का नाश्ता लोग डिनर टाइम पे लेके जा रहे हैं। सो मुल्क किधर चल रहा है जी? पुलिस बेबस बैठी है। 60-60 मोटरसाइकिल एक एक दिन में चोरी हो रहे हैं, 60-60 मोटरसाइकिल एक एक दिन में चोरी हो रहे हैं, कोई किसी का कंट्रोल ही नहीं। और ऊपर से तबादले पे तबादले कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं वोटें पड़ जाएंगी। अगर इस मुल्क में किसी ने इलेक्शन के साथ धांधली की तो मैं मुंह पे हाथ फेर के कह रहा हूं, मेरा नाम शेख रशीद नहीं शहबाज शरीफ रख देना, पोलिंग स्टेशनों पे खून खराबा हो जाएगा। दूसरी दफा हाथ फेर कर कहता हूं कि अगर देखें अब ऑप्शन क्या है शेख साहब, देखिए जो लोग इमरान खान को करने की जरूरत की तो मेरा नाम शेख रशीद नहीं शहबाज शरीफ रख देना। लोग जले बैठे हैं सर, जिन लोगों से आप अपील कर रहे हैं वो इमरान खान को पसंद करते नहीं, वो इमरान खान को पसंद ही नहीं करते, जिन लोगों से आप अपील कर रहे हैं। और देखो आमिर इमरान रियाज साहब, यही बात मैंने परसों खान साहब को कही है, किसी को तो ये बात खत्म करनी चाहिए ना। अब कोई मुल्क तो सबका साझा है ना। मैंने खान साहब को कहा कि आप फोन करें, सारी पार्टी मेरी मुखालफ होगी, बेशक सारी पार्टी मेरी इस बात को नापसंद करेगी कि सदर फोन करे। सदर मेरी तरह इसकी सुनता कौन है बेचारे की? मैं खुद 5 सालों में पहली दफा सदर साहब से मिला, 5 सालों में एक ही दफा मिलने गया। मैंने कहा हुजूर इसलिए मिलने आया हूं कि आपके राब्ते, आना जाना, आनिया जानिया, इसका कोई नतीजा भी है या वैसे ही आप भी कंपनी की मशहूरी पे लगे हुए हैं?
उसने कहा शेख रशीद कोई नतीजा नहीं, कोई नतीजा नहीं है शेख रशीद। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा सर, फिर इलेक्शन तो कोई भी नहीं चाहता ना इस मुल्क में, वो इलेक्शन चाहते ही नहीं है। देखिए बात कर रहा हूं जिसको एक ही दफा मिला। शेख साहब, सिनेरियो ये है कि आप लोग कहते हैं कि इलेक्शन मिलना चाहिए, आपका सिनेरियो ये है, एक ब्रेक मुझे लेनी है लेकिन मैं एक सिचुएशन आपके सामने रख जाता हूं, ब्रेक पे वापस आके हम आपसे बात करेंगे कि आप लोग इलेक्शन चाह रहे हैं, वो इलेक्शन करवाना नहीं चाह रहे। क्या पाकिस्तान में फिर मार्शल लॉ लग जाएगा? क्योंकि कोई और ऑप्शन तो है नहीं, जो लोग मौजूद हैं वो डिलीवर नहीं कर पाए, और जो आ सकता है या जिसके आने के इम्कानात हैं वो वैसे पसंद नहीं है, तो फिर क्या मार्शल लॉ लगेगा इस मुल्क में? एक ब्रेक लें, वापस आते फिर बात करते हैं। वेलकम बैक नादरीन। शेख साहब, ये फिर पाकिस्तान का सलूशन क्या निकलेगा? यानी इमरान खान को नहीं आने देना और जो मौजूद हैं वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो फिर क्या मार्शल लॉ लगेगा इस मुल्क में? क्या होगा? क्या मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट के कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है। मैं इन जजेस हजरात को नहीं जानता। इन चीफ जस्टिस साहब के वालिद ने मेरे शहर में बड़ी खिदमात दी हैं, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में। बाकी फिर सब कुछ हो सकता है। अगर इलेक्शन ना हुए और खाना जंगी हुई, अवाम तो अपने इदारों से नहीं लड़ना चाहते हैं, इन चोरों को छोड़ना नहीं चाहते। फिर ज़ाहिर है दोनों में से एक बात होगी, और दोनों में से जो एक बात होगी फिर उसकी जिम्मेदारी उन पे जाएगी। और अब भी जितने हालात ख़राब हो रहे हैं, ये ना कहा जाए कि लोग जो हैं इनमें जिम्मेदारों पर उंगलियां भी नहीं उठा रहे, इस्लामी दोस्तों पे भी उंगलियां नहीं उठा रहे, मुख्तदर ताकतों पे भी उंगलियां नहीं उठा रहे, क्योंकि वो कह रहे हैं यार जैसी थी बुरी थी, भली थी, थोड़ी माड़ी थी, 50% बुरी सी, 60% बुरी सी, चलते रही सी ना, तुसी खड्डे घेर देती है, अब चलाओ इसको। और ये जो असम्बलियां तोड़नी हैं जिस पर के लोगों को इख्तलाफ है कि भाई ये नहीं टूटनी चाहिए थे, इसी खौफ की वजह से इमरान खान ने कहा कि फौरी निकलो। उसने खुद पिछली कोर कमेटी में कहा, आज की कोर कमेटी में जा नहीं सका क्योंकि हमारी लाल हवेली पर हमला मुतवक्किल है कि आज इन्होंने हमला करना है या कल करना है, 30 तारीख कल है। इमरान खान ने कहा एक पहाड़ से तोता गिर रहा था, अल्लाह ने मुझे इधर कर दिया और इन सब को 13 की 13 पार्टियों को दफन कर दिया। लेकिन इन पार्टियों को तो दफन किया है, लेकिन अवाम भी इससे बराह रास्त मुतासर हो रहे हैं। अवाम भी जिंदे कब्र में जा रहे हैं। किसी माशरे में एक ऐसा आदमी जो आपको ये कह रहा है कि जो शख्स 16 दफा वजीर रहा है, उसके कब्रिस्तान में 2-2 बोर्ड लगा दिए लोगों ने कि अगर आप कफन और कब्र के पैसे नहीं दे सकते तो इस मोबाइल नंबर पे फोन करें। पीछे इमरान रियाज रह क्या जाता है? बताएं बताएं, पीछे रह क्या जाता है इस मुल्क में? शेख साहब, कुछ नहीं, ये तो जो शख्स अपने वालिद की कब्र की और बहुत बुरी सूरत हाल है, वालदा की कब्र की पेमेंट नहीं कर। शेख साहब, मुल्क में पैसे भी खत्म हो रहे हैं, हमारे पास पैसे बहुत थोड़े रह गए हैं। ऐसे में अगर दूसरे मुल्क हमें पैसे दे भी दें तो हम पब्लिक को रिलीफ नहीं दे सकेंगे, क्योंकि IMF की शराइत बहुत कड़ी हैं। तो पाकिस्तान को अब निकालना कैसे है इसके अंदर से? आप इलेक्शन कहते हैं, बार बार इलेक्शन कहते हैं, अब मुखालिफिन आपके इलेक्शन की तरफ आना नहीं चाहते, और धांधली का एक बहुत बड़ा मंसूबा अलग से तैयार है कि अगर मजबूरन जाना भी पड़ा तो इतनी धांधली होगी कि तबाही फिर जाएगी। तो शेख साहब, ये फिर क्या लोग तो इसी तरह के रहेंगे, सिचुएशन भी यही रहेगी, इकोनॉमी भी जामद रहेगी, फिर 5 साल के लिए भी अगर किसी हुकूमत को जबरदस्ती बिठाया गया तो ये मुल्क तो आगे नहीं बढ़ेगा। ये 33 ज़िमनी इलेक्शनों को देख लें, किसी का बाप धांधली नहीं कर सकेगा, यही इलेक्शन कमीशन से करवा लें। सर जी, 5-7 हज़ार की वोटों की धांधली से इमरान खान नहीं हारता। आज उसने फैसला किया कि सारी सीटों पे वो खुद लड़ने जा रहा है, वो नहीं हारता, और लोग इसके बावजूद वोट देंगे कि उसने असेंबली में नहीं जाना। आप ये देखें, पाकिस्तान के लोगों का बदला हुआ शऊर देखें। हम वोट लेने जाते थे, कहते थे छोटी जी गली ते पवा दो ना, एडे वड्डे लीडर हो, पुली ते पवा दो, स्कूल की छत डिगण वाली वो पवा दो, वोट सारा महला देंगे।
सब लोगों को पता है कि उसने असेंबली में नहीं जाना, सब लोग उसे वोट देने जा रहे हैं। इतनी बड़ी तब्दीली इमरान रियाज आपने कभी देखी? जानते हुए कि उस शख्स ने असेंबली में इमरान खान के मुखालिफिन भी कह रहे हैं कि पॉपुलैरिटी उसकी अरूज पे है, जानते हुए कि उसने असेंबली में नहीं बैठना, लेकिन लोग, मैं अभी यूके से आया हूं, लोग टैक्सियों से उतर के मेरे साथ फोटोएं खिंचाते थे। मैंने कहा चलान हो जाएगा, 3-4 दिन में रहा, लातदाद लोग सड़े रहा उतार के कहते हैं नहीं जी सेल्फी खींचनी है। और इमरान खान को कहो कि 36 पाउंड फीस नहीं करो, इसकी पाउंड, हम भी बड़े हालात ख़राब हैं, 10 पाउंड फीस करो तहरीके इंसाफ की मेंबरशिप की। तो अभी ये 25-30 जो मेंबर हैं, 30,000 हैं, ये 70-80 हज़ार हो जाएंगे। तो लोग तो, आप कहते हैं इलेक्शन सोल्यूशन क्या? 2 ही सोल्यूशन है, या इलेक्शन है या फिर सिलेक्शन है और झाड़ू है, करना है जो कर लो दोनों में से। इलेक्शन और सिलेक्शन में से एक फैसला 100 दिनों के अंदर आप देखें, आप में फर्क पता क्या है? इलेक्शन और सिलेक्शन हम क्यों आपको मार्च अप्रैल इनकी वो ठुकाई होनी है, कुत्ती कुत्ता होनी है, यहाँ खाना जंगी का माहौल होना है, किसी के बाप से नहीं संभाला जाना, किसी के बाप से नहीं संभाला जाना, वो कुत्ती कुत्ता होनी है। यहाँ पे लोगों ने लोगों के दरवाजे तोड़ के सामान उठा के ले जाना है। मुझे तो डर है कि अभी दूध और दही की दुकानें लुट रही हैं, ये करियाने की दुकानें भी लुट जाएंगी। अगर आटे के थैले पे 3 बंदे मर सकते हैं सिंध के इलाकों में, तो ये करियाने की दुकानें अब घी का डब्बा बाहर नहीं रखती, कहता है जी वो नाम पाउडरी का लगा देते हैं, वो पाउडरी ऐसी चुक के ला के नट गया कि होता डब्बा, पाउडरी ऐसी थोड़ा चुक के ला गया, सारी कौम पाउडरी हो जाएगी, फिर आप क्या करेंगे? शेख साहब, फवाद चौधरी क्यों गिरफ्तार हुए? कौन है इसके पीछे? ये आपको पता है इमरान? ऐसी ना करो, मेरी 70 साल उम्र है और नौजवान आदमी है, और सिर्फ क्या हमें ये गलतफहमी पालनी चाहिए कि फवाद चौधरी को पॉलिटिशियंस ने गिरफ्तार किया, या इलेक्शन कमीशन ने गिरफ्तार किया, या पुलिस ने कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया? हमें ये गलतफहमी पालनी चाहिए या नहीं पालनी चाहिए? नहीं पालनी चाहिए। आपको पता है इमरान रियाज, लोगों को भी पता है, लोग बड़े समझदार हैं। मैं ये जोड़ पहन के निकला हूं तो लाल हवेली के लोगों को पता है कि मैं टीवी इंटरव्यू देने जा रहा हूं। सर लोग इतने सियाने हैं कि मफलर देख के कहते हैं केड़े चैनल ते शामी आना जे। किस जमाने की आप बातें करते हैं जनाब? कपड़े पहन के वो अंदाजा करते हैं कि किस चैनल पे जा रहे हो। वो वक्त चला गया, शाह जी साहब को सलाम करते थे तो कहते थे पुत्र वोट तेरा है। अब कहते हैं शाह जी साहब कहते हैं बच्चियां ना गल करके दसा, इनको तो जूतियां बढ़नी है। सर घरों पे नौजवानों का कब्जा हो गया, तमाम घरों पे नौजवानों का कब्जा हो गया, क्योंकि मारामारी है, क्योंकि मारामारी है। रात को जबरदस्ती लाल हवेली से कहते हैं खुदा के वास्ते घर जाओ यार, घर जाओ खुदा के वास्ते, इतनी देर हो गई। कहता घर जाके क्या करना है? वो फोन पे बैठे हुए लाल हवेली की, आप देखें एक फिल्म बनाए वहां, उसकी बार की पटड़ी के ऊपर बस लगे हुए हैं फोनों के साथ, बैठे हुए हैं, सिगरेट पी रहे हैं। शेख साहब आप लाल हवेली का अपना दिल का ताल्लुक बन गया, मुझे ये बताएं, बल्कि आपके बारे में यानी जो तारीख है वो ये कि आप यहीं पे काम किया करते थे, छोटे होते हुए थे, बतौर चाइल्ड लेबर आप यहाँ काम करते रहे और फिर जिंदगी आपकी यहीं गुजरी है लाल हवेली में ही। तो अब लोग लाल हवेली को शेख रशीद और शेख रशीद को लाल हवेली की वजह से जानते हैं। मैं जानना चाहता हूं आपसे, ये जगह छीनने की कोशिश एक मरतबा फिर की जा रही है। अब आपके इससे पहले एस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, जब जब छीनने की कोशिश की गई आप बच लिए। क्या इस मरतबा आपके ताल्लुकात तो उतने अच्छे नहीं हैं, लाल हवेली आपके हाथ से चली जाएगी? या एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर हम शेख साहब से बात आगे बढ़ाते हैं। यहीं से शुरू करेंगे, एक ब्रेक। वेलकम बैक नादरीन। शेख रशीद साहब, कई मरतबा आपसे लाल हवेली छीनने की कोशिश की गई, बहुत दफा, और हर मरतबा लाल हवेली आपके पास रही। आपके एस्टेब्लिशमेंट से भी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं हमेशा से। अभी आपके एस्टेब्लिशमेंट से वो वाले ताल्लुकात आप इंजॉय नहीं कर रहे और लाल हवेली दोबारा छीनने के लिए वही सारे लोग मुतहर्रिक हैं। तो आपको लगता है कि अब आप इसके अंदर रह पाएंगे, इसका कंट्रोल आपके पास रहेगा लाल हवेली का?
देखिए, अगर लाल हवेली ये 4 मरले और कुछ सरसाई की 5 मरले से कट हमारी ज़ाती मलकियत है, और अगर ये हमारी नहीं है तो हमने नजायज़ डॉक्यूमेंट दिए हैं तो हमें नाअहल करार दे दें। अगर इसको गिराने की कोशिश की गई तो हमारी लाश पे गिरे गई है। और अभी मैं लंदन गया, 2-3 कंपनियां धनराज पर फिल्म बनाना चाहती हैं। इनको पता लग गया है, अभी जो किताब मैंने बेची है लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक, उसका 75 लाख रुपया इन्होंने इनकम टैक्स काट लिया है। इनको पता लग गया कि लाल हवेली पे फिल्म बनने जा रही है, हालांकि उसमें मेरा कोई रोल नहीं, उसमें बुद्धो भाई का और धनराज का रोल है। मेरी शायद एक आधी तस्वीर दिखा दें उस फिल्म में, उस डॉक्यूमेंट्री में। इनको वक्त पड़ा हुआ है कि दुनिया की बड़ी कंपनियां ब्रिटिश से लाल हवेली पे फिल्म बनानी चाहती हैं, उससे पहले पहले इस पर ये कब्जा करना चाहते हैं। सुबह सवार को जाएंगे कोर्ट में, नहीं होगा तो जो हमारे अब नसीब में लिखा हुआ है, अगर हमारे मुकद्दर में लड़ाई झगड़ा ही लिखा हुआ है, रोज हमें डराते हैं जेल से। ओ बाबा, डराओ उनको जो जेलें देखी नहीं। मैं तो बादशाह खान को कहा करता था, चौधरी ज़हुरुल्लाह इमरान खान की उससे शोरश कश्मीरी की मौजूदगी में, खान साहब आप क्या रोज चले जाते हैं। मैं तो बुकटी, एक ये जो मेरी किताब में तस्वीर लगी है बेनज़ीर की और मेरी, ये बुकटी ने मुझे भेजी और मैंने बशुक्रिया बुकटी के छापी है। लोग तो, किसी को याद है कि अब्दुल समद अजगज़ई ने कितनी कैद काटी। यहाँ तो अब अल्लाह के फजल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। इमरान रियाज साहब, जिस दिन मेरा कोर्ट मार्शल हुआ, मुझे कोर्ट मार्शल कोड़ों का दुख नहीं था, ये दुख था कि सारे पाकिस्तान में मेरी खबर नहीं लगी। और जिस दिन मैं 7 साल कलाशन कोर्ट में कैद हुआ, एक जंग अखबार के पिछले सफ़े पे 3 लाइनें लिखी थी कि शेख रशीद को दहशतगर्दी की अदालत ने 7 साल कैद दे दी। जिस दिन मैं कड़ियां वाला कत्ल केस में आया, फ्रंट पेज पे खबर जरूर थी लेकिन 4 लाइन की खबर थी। खत्म नबूवत में साल कैद हुई, कोई खबर फ्रंट पेज पे नहीं लगती थी। ये अल्लाह का कमाल है कि इतना मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आम हो गया कि गाड़ी का व्हील कप घूम जाए तो ब्रेकिंग न्यूज है। देखें ना कितना फर्क पड़ गया सियासत में। हम मर गए। आप गिरफ्तार होकर देखें, आपको बिल्कुल मायूसी नहीं होगी। अब तो मीडिया ही बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया है। बेशक बेशक। अब तो 3 दिन की गिरफ्तारी, 4 दिन की गिरफ्तारी और 10 दिन के अंदर लोग आसमान सर पे उठा लेते हैं। इंसानी हकूक की तंजीमें, सोशल मीडिया, सिविल सोसाइटी, वुकला, सबके अंदर बहुत बात होती है। आप लोगों ने बहुत मुश्किल टाइम पर जेलें काटी हैं जिनका इदराक भी नहीं किया गया और मीडिया में छपा भी नहीं। ये बात आपकी ठीक है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी का मुस्तकबिल क्या है, वो उनके वालिद को लगता है, और बिलावल खुद भी अब कहना शुरू हो गए हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनने जा रहा हूं। अभी वो दोबारा 2 महीने के अमेरिका के दौरे पर भी जा रहे हैं। आपको पता है कि वो अमेरिका के दौरे बड़े तवातर के साथ लगाते हैं और बार बार लगाते हैं, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। तो उनको लगता है कि जो ताकत का और इक़्तिदार का चश्मा है वो अमेरिका से निकलेगा। बिल्लो रानी और उसके बाप को समझ ही नहीं आई। मैं सारी वाकिफ हूँ किस तरह बेनज़ीर भुट्टो से शादी हुई, किस तरह बम्बिनो सिलमे के लोगों ने सारा ऑर्गेनाइज किया और नकवी ने ऑर्गेनाइज किया, और ये अपना DNA कराएं, सारे बातें छोड़ें। इस मुल्क की वजारत उज़्मा अब ये लोग नहीं लेने देते किसी को। अब ये लोग, ये इलेक्शन तो इमरान खान का है जी, इमरान रियाज साहब। अगले इलेक्शन का मुझे नहीं पता। अगर इलेक्शन हो रहे हैं, अगर झाड़ू फिर रहा है तो फिर ये सारे जेलों में जा रहे हैं। अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो इमरान खान आ रहा है, अगर सिलेक्शन हो रही है तो झाड़ू फिरना है और तरमीमें होनी है, और ये जो इन्होंने आईनी तरमीमें की हैं, इन्होंने जेलों में जाना है, जलीलो ख्वार होना है। फिर हमारे लिए एक ही हल रह गया, या हम अगली दुनिया में चले जाएं या हिजरत कर जाएं इन चोरों, चक्कों, लुटेरों और जिस्मानी मरीजों ने। अगर शेख साहब आपको इस मुल्क की सियासत और हुकूमत को संभालना है तो हमारे लिए 2 ही रास्ते हैं, या हम हिजरत चले जाएं या जेल चले जाएं। शेख साहब, आपको अब गिरफ्तार भी किया जा सकता है और आपका नाम उन लोगों में शामिल है जिनको गिरफ्तार किया जाएगा मुबैयनाता तौर पे। आप ज़हनी तौर पे तैयार हैं गिरफ्तारी के लिए इस माहौल में? अभी देखें, आपकी एज भी है, आप बीमार भी रहते हैं, बाद औक़ात हमने आपको देखा कि आप बीमार भी हुए। मैं तैयार हूं, मैंने कपड़े गाड़ी में रखे हुए हैं, कोई मसला नहीं है। और जेलें भी अब बड़ी, इमरान रियाज साहब रिलैक्स हैं। अब वहाँ जो ठेकेदार है बात से सारी चीज़ें ला देता है,
और वो प्रॉब्लम नहीं है कि 500 रुपया दो तो घर रुका जाता था, अंदर मोबाइल भी किराए पे मिल जाते हैं। मैं रोज सुबह ट्वीट करूंगा आपको इंशाल्लाह आपके नाम से जेल में से। मुझे पता है कहां कहां मोबाइल फोन जेल से किस बारक में पड़े हुए हैं। अच्छा, जेल से ट्वीट करूंगा। मैंने जब मुझे बेनजीर ने 7 साल कैद की तो मैं जेल से बयान जारी करता था। अव्वल तो मैं लंदन गए से वापसी पे बंद करना चाहता था। रोज मुझसे गलती होती है, कभी दुआ दगा लिखी जाती है, नून कहीं और पड़ जाता है और अजीब मुसीबत है। लेकिन मैंने लंदन में देखा, लोगों ने कहा जी कि शेख साहब हम तो आपको फॉलोअर है, आपको रोज सुबह उठ के फॉलो करते हैं। फिर मैंने अपना फैसला वापस ले लिया। मैं जेल से भी ट्वीट करूंगा और मुझे पता कि मोबाइल फोन कितने किराए पे कहां से मिलता है, जेल के अंदर से मिलता है। शेख साहब मुझे ये, और मुझे पता है कि आप कुछ ना कुछ मैनेज कर लेंगे, आपको ये तरीके आते हैं, नए लोगों को शायद नहीं आते। लेकिन शेख साहब मुझे बताएं कि आपको लगता है कि इमरान खान साहब ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तोड़कर ठीक फैसला किया? क्योंकि आजकल ये डिस्कशन बहुत चल रही है। देखिए, जो तब जरा से गर्म जगह पे पांव रखने की बात है, देखो ना, ये सारा मलबा इमरान खान लेता जो आटे का, घी का और बढ़ना है। और ये जेलों की बात करते हैं, ये बड़े सियासतदानों ने जेलों से औलाद पैदा की है। इमरान रियाज एक प्रोग्राम करो कि किस किस सियासतदान, चोटी के सियासतदान, मैं 22 ग्रेड के सियासतदानों की बात कर रहा हूं, ने औलाद जेलों से पैदा की। और वर्कर बेचारा तो कोड़े खाने के लिए, हमारे वक्त कोड़ों के वक्त तो आगे लाउड स्पीकर लगता था, चौक और चुराहे में कोड़ों के आगे लाउड स्पीकर लगता था कि चीखों की आवाज सारी शहर में जाए। कोई सहाफी खबर देने वाला नहीं था, कोई मीडिया नहीं था। बड़े बड़े डेक लगते थे जब कोड़े लगते थे और चीखों की आवाज सारा शहर सुनता था और उसी शहर में मारे जाते थे जिस शहर का आदमी हो। अब तो 4 दिन 6 दिन 8 दिन सारे लोग सियासत में होते हैं और बेफिक्र हैं। जेल से अपनी सलाहियतें बताएंगे इंशाअल्लाह, आपको ऐसी सलाहियतें मिलाएंगे जिंदा रहे कि ये भी याद रखेंगे। गो हम उन सियासतदानों में से नहीं है जो जेल में से जिन्होंने औलादें पैदा की हैं, लेकिन उन सियासतदानों में से हैं जो गैरत से जेल को ससुराल समझेंगे, हथकड़ी को जेवर समझेंगे और गले लगाएंगे मौत को भी, क्योंकि एक बुरा वक्त, इम्तिहान का वक्त इमरान खान पे आया तो उसके साथ खड़े होंगे। इख्तदार के वक्त में शायद अब ना खड़े हों। कहां खड़े हैं सर? वो वापस आ जाएंगे आपके ख्याल में मरियम का इस्तकबाल देखने के बाद? स्पेशली कभी नहीं आएंगे नवाज साहबा के साथ पंजाब, इमरान रियाज साहब कभी नहीं आएंगे। अल्लाह ताला उसको खैरियत से लाए, कभी नहीं आएंगे। नवाज की सियासत और मरियम की सियासत दो मुख्तलिफ सियासतें हैं। जब GHQ के फंक्शन होते थे तो मुझे कई दफा जो चीफ थे वो कहते थे जाओ ना जरा गपशप मारो, वो खड़ा होता, मैं कहता था दफा करो, लेट हिम गो देयर। मैंने नहीं कहा, इजाजुल हक ने कहा कि डिग्गी में बैठ के जाता था, मैंने डिग्गी में बैठ के जाते नहीं देखा। इजाजुल हक ने कहा कि ये डिग्गी में बैठ के जाता था, उस पर बड़ा प्रेशर आया कि तरदीद करो, उसने कहा मैं नहीं तरदीद करता। सर ये गेट नंबर 4 की पैदावार है, ये बूटों की चापों से बड़े हुए हैं, ये फौजियों की छापों से आगे आए हैं, इनको जानता कौन था? मैं उसका क्या नाम है होटल का जिसके गाड़ियों के नीचे जो है लंदन का, ये गाड़ियां शिनाख्त कर रहा था जब जिलानी का फोन आया कि आपको एक्साइज एंड टैक्सेशन का वजीर बनाया जा रहा है। उस वक्त ये तहरीके इस्तकलाल के राब्ता कमेटी के चेयरमैन थे, इनके वालिद मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो वो गए और उन्होंने उनसे इजाज़त ली और ये एक्साइज मिनिस्टर मिले। ये कारोबारी लोग थे, इन्होंने प्लाट बांटे, ASI की नौकरियां बांटी, प्लाटों का जुमा बाजार लगाया, आए और छा गए। और अभी तक छाए हुए लोग समझते हैं सियासतदान है। ये सारा पैसा इस सियासत से इन्होंने कमाया। इत्तेफाक बाउंड्री से तो उन्हें कुछ नहीं मिला, वो भी बेच दी। और जिस तरह इन्होंने हाइड पार्क 1 बेची और अंगूठा रख के जिस कीमत पे बेची, वो भी तारीख का एक हिस्सा है कि किस तरह कितनी कीमत पर। शेख साहब उस पर बात करनी है, लेकिन फिर कोई और प्रोग्राम हमारे पास यहाँ पे वक्त खत्म हो गया। शेख रशीद अहमद साहब की बातें आप सुन रहे थे नाज़रीन, और उन्होंने बहुत सीधी सीधी बातें की हैं, स्पेशली लाल हवेली को लेकर उनका कुछ एक दिली लगाव और रिश्ता है लाल हवेली के साथ। और पाकिस्तान में अगर लोग शेख रशीद को और लाल हवेली को जानते हैं तो एक दूसरे की निस्बत से जानते हैं। बहरहाल देखते हैं गवर्नमेंट कहाँ तक जाती है और ये मामला कहाँ पहुँचता है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। मुलाकात होती है
अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़। भी देख लिया पाकिस्तान की अवाम को एक तोहफा ये दिया कि अवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।